वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस 3 हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी के बारे में। क्रैश कोर्स है 2022 के लिए, इसे आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको CSAT की क्लासेस भी फ्री मिल जाएंगी। कोर्सेज को अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए या तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहां मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि बाबू जगजीवन राम जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में उनके 115वें जन्म दिवस पर उन्हें याद किया। फ्रीडम फाइटर रहे थे। इनका जीवन काल 1908 से 1986 के बीच रहा। इन्हें लोग प्यार से बाबू जी के नाम से पुकारा करते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक्टिविस्ट की तरह कार्य किया इन्होंने, और बिहार से एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी रहे। इन्होंने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, जिसके माध्यम से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इक्वलिटी की बात की और उन्हें एक इक्वल स्ट्रेटा में लाने के प्रयास किए। 1935 में इस संस्था को बनाया गया था। जगजीवन राम जी ने कई सारे रविदास सम्मेलनों को भी आयोजित किया, जहां पर वो गुरु रविदास जयंती को सेलिब्रेट किया करते थे कलकत्ता की अलग अलग लोकेशंस में। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा की भी स्थापना की कलकत्ता में। अक्टूबर 1935 में वो हैमंड कमीशन के सामने भी प्रस्तुत हुए रांची में, और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने दलित्स के लिए वोटिंग राइट्स की डिमांड करी। बाबू जगजीवन राम जी महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और काफी एक्टिव रहे फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्हें 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तार भी किया गया। एक बार उन्हें फिर से 19 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके पार्टिसिपेशन के लिए। 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के इंटरिम गवर्नमेंट में वो यंगेस्ट मिनिस्टर बने। कौन सा पद मिला उनको पद मिला लेबर मिनिस्टर का। जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, जिस समय बांग्लादेश एक नए देश के रूप में सामने आया, उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर का पद किसके पास था? बाबू जगजीवन राम जी के पास था। उन्होंने भारत के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद के रूप में भी काम किया। उन्होंने इनफैक्ट उनकी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन को भी स्टैब्लिश किया था। इनके बारे में बेसिक डिटेल्स अगर प्रश्न आएंगे तो यहां से आएंगे और आप कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल XE वेरिएंट के बारे में है। ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, यानी कि कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस ने हमको बहुत ज्यादा परेशान किया। हमने उसके लिए वैक्सीन भी बनाई, लेकिन कोई भी वायरस एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए या खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपने वेरिएंट्स तैयार करता है। अपने वेरिएंट्स तैयार करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा तरीका हर वायरस इस्तेमाल करता है, जहां पर वो वायरस अपने जीनोम में कुछ बदलाव कर लेता है या फिर कोई म्यूटेशन कॉज करता है। यूजुअली हम इसे एरर बोलते हैं, लेकिन इन्हीं एरर के माध्यम से नए वेरिएंट्स बन जाते हैं। ये जो वेरिएंट्स हैं वो तो कई सारे कोरोना वायरस के आए और हमने उन्हें हैंडल भी किया। इन बिटवीन उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिएंट आया, दैट वाज ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ने कोविड-19 की थर्ड वेव को कॉज किया और ये बाकी वेरिएंट्स की तुलना में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बना। लेकिन ये नए नए वेरिएंट्स बना के शायद कोरोना भी परेशान हो गया था। उसके बाद ओमिक्रॉन ने एक अजीबोगरीब कदम उठाया जो रेयरली कोई वायरस करता है, और ये बदतमीजी कही जाएगी। ओमिक्रॉन ने रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके उसने एक नया वेरिएंट तैयार किया है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन के बाद वेरिएंट तैयार हुआ है, इसे ही कहा गया है XE वेरिएंट। ये गलत है। अक्सर वायरस ऐसा नहीं करते और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड प्ले फेयर। तो इसलिए इस समय तो ह्यूमंस यही कह सकते हैं कि चीटिंग करता है तू। ये चीटिंग ही है जो अभी ओमिक्रॉन ने की है। ये जो XE वेरिएंट आया है, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की तुलना में ये 10% ज्यादा ताकतवर है और तेजी से फैलता है। XE को फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 2022 में यूके में डिटेक्ट किया गया, और अभी अलग अलग देशों से लगभग इसके 600 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बेसिकली दो सब वेरिएंट्स थे। एक का नाम था BA.1 या BA.1 और दूसरे का BA.2। एक BA.3 सब वेरिएंट भी था, हालांकि उसे ज्यादा कोई भाव नहीं देता था क्योंकि वो ज्यादा लीथल नहीं था। अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, BA.1 और BA.2 के कॉम्बिनेशन से ये बना है XE वेरिएंट। ये एक रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट किसी भी वायरस का दो सब वेरिएंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। यह बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। अक्सर ऐसा वायरस नहीं करते, लेकिन ओमिक्रॉन ने ऐसा किया।
दो डिफरेंट लीनिएज के जो वायरस होते हैं वो किसी भी होस्ट या ह्यूमन बॉडी के किसी एक सेल को एक साथ इन्फेक्ट कर देते हैं और अपने अपनी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करके एक नया वेरिएंट तैयार कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो लिनिएज का होता है वो कई प्रकार के वायरसेस में हो सकता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाले वायरस भी हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली कोरोना वायरस भी, बट ये रेयर है, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैनोडर्मा ल्यूसिडम के बारे में है। ये एक प्रकार का मशरूम है जिसे दुनिया भर में पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के लिए ये लाइवलीहुड का साधन बने। ये एक मेडिसिनल मशरूम है, बहुत ही काम का होता है, कई प्रकार की हेल्थ डिसीजेस को हील करने के काम आता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, इन्फ्लेमेशन, अल्सर और जो बैक्टीरियल या स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी ये काम आ जाता है। इसे सबसे काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल मशरूम के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो कई सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। इसीलिए इसे कई सारे डेकोरेटिव नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी, सेलेस्टियल हर्ब, ऑस्पीसियस हर्ब। इसे दुनिया भर में रेड रेशी मशरूम के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आप इसका इतिहास खंगालेंगे तो फाइंड आउट कि लगभग 5000 सालों से जाना जाता है। चाइना में लोग इसे 5000 सालों से जानते रहे हैं। इसका जिक्र आपको कई सारे देशों के हिस्टोरिकल और मेडिकल रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, जैसे कि जापान, कोरिया, मलेशिया, यहां तक कि इंडिया भी। ये यूजुअली या तो लकड़ी पर या लकड़ी जैसे किसी सबस्ट्रेट पर पैदा होता है या उगता है। इसे चाहिए होता है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे लकड़ी की भूसी है तो वहां पर भी ये उग सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपाह वायरस के बारे में है। अभी 51 बैट्स जो कैप्चर किए गए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी से, वहां पर हमें IgG एंटीबॉडीज मिली हैं बैट्स में निपाह वायरस की, मतलब वो इससे इन्फेक्टेड रहे होंगे। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि ये बीमारी, ये जो वायरस होते हैं ये बीमारी को किसी एनिमल से इंसान में कॉज कर सकते हैं। इसे मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया। ये सबसे पहले डोमेस्टिक पिग्स यानी पाले जाने वाले सुअर में देखा गया। फर्दर कई सारे और डोमेस्टिक एनिमल्स में जैसे कि डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शीप में भी इसे डिटेक्ट किया गया। ये वायरस लोगों तक किसी एनिमल से पहुंच सकता है और कंटेमिनेटेड फूड के माध्यम से किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है। फ्रूट बैट्स, ऐसा माना जाता है कि वो नेचुरल रिजर्वायर होते हैं इस प्रकार के वायरस के, ये उसे कैरी करते हैं। सिम्टम्स में किसी व्यक्ति को एक्यूट इंसेफेलाइटिस या रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिल सकती है। वर्तमान में इस वायरस के प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, महज सपोर्टिव केयर के माध्यम से ही हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वायरस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, निपाह पे नहीं, लेकिन 2017 में जीका पे प्रश्न पूछा गया। पहला स्टेटमेंट था कि ट्रॉपिकल रीजन में जीका वायरस डिसीज कुछ या जो इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, मतलब ये डेंगू ट्रांसमिट करने वाले मॉस्किटो से ही फैलता है जीका वायरस का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। यहां पर दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो सी विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में है। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय के लिए यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में। प्लान तो नेवी और एयरफोर्स का भी है, बट शुरुआत आर्मी के साथ होगी। इसका मतलब यह होगा कि बहुत ही कम समय के लिए, जैसे कि 3 या 5 सालों के लिए यंगस्टर्स को आर्म फोर्सेस में हायर किया जाएगा। इस प्रकार के आइडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 में इनिशिएट किया गया था लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका अब देहांत हो चुका है। यह वॉलंटरी एंगेजमेंट होगा, जो चाहे ज्वाइन कर सकता है। उनके लिए जरूरी नहीं कि वो परमानेंट बेसिस पर आर्मी को सर्व करें। कोई व्यक्ति हो सकता है जो परमानेंट आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आर्मी के थ्रिल और एडवेंचर को फील करना चाहता है, तो वो जा सकता है 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। शुरुआत इंडियन आर्मी से की जाएगी। जितने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, सपोज करते हैं 100 लोगों को रिक्रूट किया गया, तो 25% लोगों को 3 साल पे छोड़ दिया जाएगा और बाकी के 25% लोगों को 5 साल पे छोड़ा जाएगा। बाकी के जो 50% लोग होंगे वो अपनी रिटायरमेंट एज तक सर्व कर सकते हैं। यहां पर जो भी लोग 50% जो सोल्जर्स हैं जो 3 या 5 साल पे छोड़ दिए जाएंगे, वो नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। फर्दर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स जो आम पर्सनल्स को मिलते हैं सर्विसेज छोड़ने के बाद, वो भी उन्हें फिक्स पीरियड तक दी जाएंगी ताकि वो इंसेंटिवाइज हों इन सर्विसेज में आने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में है, जो 2021-22 में 50 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है, जिसमें मरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 19.92% बढ़ा है 2021-22 में और यह आंकड़ा 50.21 बिलियन का हो चुका है। एक्सपोर्ट में इतनी बड़ी बढ़त फॉर द फर्स्ट टाइम देखी गई है। इसमें जो हमने राइस, व्हीट, मरीन प्रोडक्ट्स, सुगर, बफेलो मीट या रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाया है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। व्हीट को हमने 273% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है।
मतलब दुगने से भी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। राइस में भी हमने लगभग 50% दुनिया का मार्केट कैप्चर कर रखा है। मरीन प्रोडक्ट में जो एक्सपोर्ट है वो अभी तक सबसे हाईएस्ट देखा गया, और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट भी हमने 4 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचा दिया। वैसे तो सप्लाई साइड में काफी दिक्कतें रही कॉफी को लेकर, लेकिन उसका एक्सपोर्ट भी फॉर द फर्स्ट टाइम 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। एंड दैट इज द रीजन कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ा है। अगला मामला एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में कुछ बातें कही, दैट्स व्हाई वो न्यूज में आए। एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया। हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कमिटेड है कि वो इस पूरे एरिया में ग्रोथ लेकर आएंगे जो कि सस्टेनेबल होगा, रेजिलिएंट होगा और इंक्लूसिव होगा। फर्दर ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का भी प्लान बनाते हैं। मेंबर्स में शामिल होंगे वो लोग या वो देश जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का पार्ट रहे फॉर एशियन पैसिफिक, यूएन एस्केप। एडीबी में वर्तमान में 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 आपको एशिया से मिलेंगे। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। वोटिंग राइट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ल्ड बैंक के होते हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक को मोरलेस कॉपी किया है। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। प्रेसिडेंट इसके 5 साल का टर्म कंप्लीट करते हैं और री इलेक्ट भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनली जापान चूंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है एडीबी में, एंड दैट इज द रीजन कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जापान से ही चुना जाता है। एडीबी ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर का स्टेटस भी रखता है। अगला मामला लिंगराज टेंपल के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आपत्ति जताई है उड़ीसा गवर्नमेंट के एक ऑर्डिनेंस के ऊपर, जिसके माध्यम से वो 11वीं शताब्दी के लिंगराज टेंपल जो कि भुवनेश्वर में है उसे एक स्पेशल लॉ के माध्यम से रेगुलेट करना चाहते हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस में एक प्रोविजन ये भी किया है कि 15 मेंबर की कमेटी होगी जो इस पूरे टेंपल के कामकाज को देखेगी, जिसे हेड किया जाएगा जो एक सीनियर हिंदू आईएएस ऑफिसर होंगे उनके द्वारा। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है प्योरली हिंदू टेम्पल्स का। यहां पर जो शिवलिंग आपको मिलेगा लिंगराज, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वतः ही वहां पर आ गया था। दैट इज द रीजन कि काफी सिग्निफिकेंट टेंपल बन जाता है। जो टेंपल है वो टेंपल आर्किटेक्चर का एक मार्वल माना जाता है, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, जो कि उड़ीसा में काफी फ्लरिश हुआ। इस मंदिर के आसपास आपको 150 और छोटे छोटे टेंपल्स मिलेंगे और ये इंडियन आर्किटेक्चर के मास्टरपीस के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहां आपको इस टेंपल में मिलेंगे 4 मेन हॉल्स, गर्भगृह, सेंक्टोरम जहां पे डेटी की मूर्ति होती है, इस केस में शिवलिंग, यज्ञ मंडप जहां पे लोग प्रेयर करते हैं, नाट्य मंडप जहां पे पहले डांस या म्यूजिक परफॉर्म किया जाता था, एंड भोग मंडप जहां पे लोग प्रसाद अवेल करते हैं, रिविजन करते हैं। बाबू जगजीवन राम अखिल भारतीय रविदास महासभा कलकत्ता में इन्होंने स्टैब्लिश किया, दैट्स ट्रू। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आया, ये तो शुद्ध रूप से गलत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इसे फाउंड किया गया था 1966 में। सो सेकंड वन इज इनकरेक्ट। निपा वायरस ये जूनोटिक वायरस है, ये तो सही है। गैनोडामा ल्यूसिडम ये एक फ्रॉक की प्रजाति है, गलत है, मशरूम की प्रजाति है। लिंगराज टेंपल द्रविड़ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, गलत, कलिंगा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। तो हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।